डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम एडवांस इंडियन इकोनॉमी के कल वाले चैप्टर टॉपिक को ही आगे बढ़ाएंगे। कल हमने बात करी थी कि भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा किस तरह से सरकार देश के लगभग 2/3 जनसंख्या को रियायती दरों पर खाद्यान्न और गैर खाद्यान्न वस्तुएं उपलब्ध करवाती है, क्योंकि देश में आज भी बड़े पैमाने पर भूखमरी व्याप्त है। हर 5वां व्यक्ति भूखा है या कुपोषण का शिकार है। इसके चलते सरकार के समक्ष खाद्य सुरक्षा एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुकी है और पीडीएस के मार्फत, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के मार्फत जो सरकार अन्न उपलब्ध करवा रही है उस पर बहुत बड़ी मात्रा में सब्सिडी दी जाती है। आज हमारा टॉपिक इसी सब्सिडी पर आधारित है। सब्सिडी क्या है, सब्सिडी क्यों दी जाती है, इसके क्या नफ़ा नुकसान हैं और वर्तमान में सब्सिडी क्या स्थिति है, इन सब बिंदुओं पर आज हम इसमें चर्चा करने वाले हैं। सब्सिडी का अर्थ क्या है? सब्सिडी का अर्थ मोटे तौर पर एक आर्थिक सहायता है। सरकार चाहे किसी व्यक्ति को सब्सिडी दे या उद्योग को दे या किसी संस्था को दे, उसका उद्देश्य होता है कि वह उस संस्था, उस व्यक्ति, उस उद्योग को सपोर्ट करना चाहती है, उसकी सहायता करना चाहती है, ताकि वह अपने व्यवसाय में और अधिक उन्नति करे और अधिक प्रोग्रेस करे। व्यक्तियों को जो सब्सिडी दी जाती है वो इसलिए दी जाती है ताकि वे आसानी से गुजर बसर कर सकें, अपना जीवन स्तर ऊंचा उठा सकें और पोषणिक आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। अब बात आती है कि सब्सिडी क्यों दी जाती है। जैसा कि पहले भी हमने चर्चा की थी कि सब्सिडी इसलिए दी जाती है ताकि कमज़ोर वर्गों को ओपन मार्केट से खाद्यान्न खरीदने में किसी तरह की परेशानी ना हो, उन्हें ओपन मार्केट की बढ़ी हुई कीमतों का उन पर असर नहीं हो और उनका उनका वो भूखे ना रहें, उनकी पौष्टिक आवश्यकताएं अच्छी तरह से पूरी हो, इसके लिए सरकार उन्हें सब्सिडी देती है। इसी तरह यदि उद्योगों को सब्सिडी दी जाती है तो उसका भी उद्देश्य यही होता है कि सरकार उन उद्योगों को सहायता देना चाहती है, उनको सपोर्ट करना चाहती है और उनकी वित्तीय मदद करके उनको और अधिक प्रोत्साहन के रूप में आगे बढ़ाना चाहती है। सब्सिडी कैसे दी जाती है? सब्सिडी देने के दो प्रकार हैं। एक प्रत्यक्ष सब्सिडी होती है, एक अप्रत्यक्ष सब्सिडी होती है। प्रत्यक्ष सब्सिडी मुख्य रूप से नकद रूप में दी जाती है, कैश के रूप में दी जाती है, जबकि अप्रत्यक्ष सब्सिडी करों में छूट के रूप में भी हो सकती है या ऋणों पर कम ब्याज या रियायती ब्याज या ब्याज की माफ़ी के रूप में भी दी जाती है। इसलिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर दो तरह से सब्सिडी प्रदान की जाती है। बात आती है कि सब्सिडी की गणना कैसे होती है। तो सब्सिडी की गणना करने के लिए सरकार यदि उद्योगों को सब्सिडी देती है तो उसका उद्देश्य होता है कि उन उद्योगों की उत्पादन क्षमता, उन उद्योगों के पास उपलब्ध संसाधन और मार्केटिंग, विपणन को ध्यान में रखते हुए सब्सिडी प्रदान की जाती है। किसानों को सब्सिडी दी जाती है तो किसान की आय, किसान की लागत, उसकी पारिवारिक लागत और दूसरे जो इनपुट्स हैं उनके खर्चों को ध्यान में रख करके सब्सिडी की राशि तय होती है। और इसी तरह से जो व्यक्तियों को सब्सिडी दी जाती है उसका आधार भी उन व्यक्तियों की आय, उनकी क्रय शक्ति क्षमता को ध्यान में रख करके और मार्केट की कीमतों को ध्यान में रख करके दी जाती है। इस तरह से अब हम बात करते हैं कि सब्सिडी के क्या क्या फ़ायदे हैं। सब्सिडी के मुख्य रूप से 3 फ़ायदे हैं कि एक तो ये कमज़ोर वर्गों को फ़ायदा पहुंचाती है, दूसरा ये किसानों को उनकी उपज में उनकी सहायता करती है, उनकी मदद करती है और तीसरा फ़ायदा है कि ये बेरोज़गारी कम करने में भी मदद देती है। इसके बाद आता है सब्सिडी के कौन कौन से नुकसान हैं। सब्सिडी के फ़ायदे तो हैं ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ इसके नुकसान भी कम नहीं हैं, क्योंकि कई बार जो सरकार की तरफ से सब्सिडी दी जाती है वह सब्सिडी दी किसी और के लिए और को दी जाती है और पहुंच किसी और के पास जाती है और इसका वजह है सिस्टम की नाकामी, सिस्टम का अक्षम होना, सिस्टम की लापरवाही, सिस्टम में व्याप्त भ्रष्टाचार, जिससे सब्सिडी
के लिए जो टारगेटेड ग्रुप है उसको ना मिल करके दूसरे लोगों तक इसका फ़ायदा पहुंच जाता है। कई बार सब्सिडी अमीर व्यक्तियों को प्राप्त हो जाती है, जैसे हमने उदाहरण के रूप में रखा है कि जो गैस सिलेंडर है, गैस सिलेंडर आज भी सब्सिडाइज रेट पर दिया जाता है, लेकिन इस सरकार की एक अच्छी नीति ही कहें कि उसके चलते इन्होंने टैक्स पेयर्स को सब्सिडी या गैस सिलेंडर में दी जाने वाली सब्सिडी से के दायरे से बाहर रखा। यानी जो व्यक्ति टैक्स पेयर हैं उनको सब्सिडाइज सिलेंडर नहीं दिया जाएगा, जबकि इससे पहले चाहे वो टैक्स पेयर हो चाहे नॉन टैक्स पेयर हो, सभी को रियायती दरों पर सिलेंडर प्राप्त होता था। और आज भी इस सब्सिडी का बड़े पैमाने पर बड़े किसान हैं, बड़े ऐसे व्यवसायी हैं जो अफोर्ड कर सकने की स्थिति में होने के बावजूद भी रियायती दरों पर सिलेंडर प्राप्त कर रहे हैं, जो कि एक तरह से इसका मिसयूज है। तीसरा जो नुकसान है वो है सब्सिडी का सही इस्तेमाल नहीं होना। ये सही है कि सब्सिडी जिस उद्देश्य के लिए दी जाती है उस उद्देश्य की पूर्ति कई बार नहीं होती है और इसका दूसरे उद्देश्यों में इसका इस्तेमाल होता है, और इससे सब्सिडी का जो उद्देश्य है वो पूरा ना हो करके बल्कि इसका दुरुपयोग अधिक होता है। इस तरह से करों का बोझ भी बढ़ता है। ये सही है कि सब्सिडी के लिए जो सरकार राशि जारी करती है वो टैक्स पेयर से प्राप्त राशि ही होती है, और जब सब्सिडी का बोझ बढ़ता है तो सरकार टैक्स भी बढ़ाती है। इससे लोगों पर टैक्स का बोझ बढ़ता है, जिससे और कई तरह की विसंगतियां पैदा होती हैं। और एक अंतिम जो नुकसान है वो है उत्पादन में कमी आती है। जब सरकार किसी उत्पाद पर सब्सिडी देती है तो उसकी कीमत स्वाभाविक रूप से कम होती है। कीमत कम होती है तो उसकी डिमांड बढ़ती है मार्केट में, और डिमांड बढ़ने से उसके उत्पादन में कमी होने का अंदेशा बना रहता है। यदि सरकार सब्सिडी बंद कर देती है तो उससे उनके आर्थिक हित भी प्रभावित होते हैं। इस तरह से देश में सब्सिडी का वर्तमान में जो योजना चलाई जा रही है उस पर बात करते हैं, क्योंकि सरकार का ये मानना है कि सब्सिडी का बोझ निरंतर वर्ष दर वर्ष बढ़ता जा रहा है। इस पर किसी न किसी रूप में चेक लगाया जाना चाहिए। हालांकि चेक लगाने से पहले सरकार को उन वर्गों को ध्यान में रखना पड़ेगा जो बड़े पैमाने पर आज भी सब्सिडी के मोहताज हैं, जिनको सब्सिडी मिलनी ही चाहिए, क्योंकि देश में हर 5 व्यक्ति कुपोषण का शिकार है। बड़ी संख्या में गरीबी है, बड़ी संख्या में बेरोजगारी है, और वर्तमान में जब कोरोना का प्रकोप चल रहा है तो इस दौर में बड़े पैमाने पर लोगों की रोजगार छिन गए हैं। ऐसी स्थिति में उनकी जो क्रय शक्ति क्षमता है वो कम हो चली है, और जिसके चलते अब वो पूरी तरह से सरकार पर निर्भर है, सरकारी सहायता पर निर्भर हैं। तो ऐसे में सब्सिडी में कटौती करना कितना उचित होगा, ये एक बहस का विषय हो सकता है। सरकार द्वारा वर्ष 2019-20 में जो इकोनॉमिक सर्वे लोकसभा और राज्यसभा में यानी संसद में रखा गया, उसमें कहा गया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत राशन की दुकानों के जरिए जो गेहूं, चावल और मोटे अनाज दिए जा रहे हैं उनकी दरें 3 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये प्रति किलो निर्धारित की गई थी, और ये दर सिर्फ 3 साल के लिए तय की गई थी। उसके बाद इसकी समीक्षा होनी चाहिए थी, लेकिन समीक्षा नहीं हो पाई। आज 7 साल बाद भी इन्हीं दरों पर, इन्हीं रियायती दरों पर ये अनाज और ये खाद्यान्न उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, जिससे सरकार पर सब्सिडी का बोझ लगातार बढ़ रहा है। जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, उस ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अनुसार भारत दुनिया के 117 देशों की सूची में 102वें स्थान पर है, यानी बड़े पैमाने पर भूखमरी व्याप्त है। तो ऐसी स्थिति में सरकार के लिए खाद्य सुरक्षा बनाए रखना एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुका है। वर्ष 2014-15 में खाद्य सब्सिडी पर जो केंद्र सरकार की तरफ से राशि दी जाती थी वो थी 1,13,171 करोड़ रुपए से भी अधिक की राशि दी जा रही थी, जो 2018-19 में बढ़ करके 1,71,127.5 करोड़ रुपए से भी अधिक हो गई। और वर्ष 2020
2021 में सरकार ने इसमें कटौती करते हुए 1,15,569 करोड़ रुपए का ही प्रावधान किया। क्यों? क्योंकि सरकार ने ये महसूस किया कि अब सब्सिडी को धीरे धीरे कम करके इसे दूसरे रूप में गरीब वर्गों तक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र डीबीटी के मार्फत लोगों तक पहुंचाया जाए, ताकि उसका अधिक सदुपयोग और उसका जो 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 वास्तविक लाभ है वो मिल सके। क्योंकि सरकार ने 2019-20 में 1,84,220 करोड़ रुपए की सब्सिडी रखी थी, जबकि 2020-21 के बजट में इसे कम करके यानी 70,000 करोड़ रुपए की कटौती करते हुए 1,15,569 करोड़ रुपए किया। अब देखने की बात यह है कि क्या इस कटौती का असर गरीब वर्गों पर या कुपोषण के शिकार वर्गों पर पड़ रहा है। ये एक अनुसंधान का विषय हो सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि सरकार वर्ष दर वर्ष बढ़ते खाद्य सब्सिडी के बोझ को अब वहन करने की स्थिति में नहीं है। सरकार चाहती है कि पीडीएस के मार्फत जो सब्सिडी दी जा रही है उसका सही उपयोग नहीं हो रहा है, उसका उपयोग उन वर्गों तक या उसका लाभ उन वर्गों को नहीं मिल रहा है जिसके लिए इसको दिया जा रहा है। तो आवश्यकता है कि इस पर पुनर्विचार किया जाए। जैसा मैंने पहले कहा कि गेहूं और चावल के दाम आज भी उसी दरों पर बरकरार हैं, यानी चावल 300 रुपये क्विंटल, गेहूं 200 रुपये क्विंटल और मोटे अनाज 100 रुपये क्विंटल की दर से आज भी पीडीएस के मार्फत गरीब वर्गों को उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। और कई बार सिस्टम की नाकामी, लचर सिस्टम के चलते अभी भी इसका बड़े पैमाने पर बेईमान व्यापारियों और पीडीएस के जो दुकानदार हैं उनके द्वारा इसका मिसयूज हो रहा है, जिस पर सैंक लगाए जाने की आवश्यकता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि सरकार ने जो आगे की रणनीति बनाई है, उस रणनीति के तहत अब सरकार डीबीटी के मार्फत गरीब वर्गों तक पहुंचना चाहती है। उसका उद्देश्य यह है कि इस बढ़ते हुए खाद्य सब्सिडी का बोझ अंतिम रूप से करदाताओं पर भी पड़ता है, समाज के अन्य वर्गों पर भी पड़ता है, उससे कीमतें बढ़ती हैं, राजकोषीय घाटा बढ़ता है और उससे मोटे तौर पे ये कहें कि देश की अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है और दूसरी तरफ उसका उपयोग उन वर्गों तक नहीं हो पा रहा है, उसका लाभ उन वर्गों तक नहीं पहुंच पा रहा है, जिससे देश में आर्थिक विषमताएं बढ़ने का खतरा है। निष्कर्ष के तौर पे इसमें ये कहा गया है कि एक चीज़ और इसमें कही जा सकती है कि पिछला जो वर्ष था 2019-20 के दौरान सरकार ने राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को विभिन्न योजनाओं के तहत 603.88 लाख टन अनाज का आवंटन किया। खाद्य सुरक्षा कानून के तहत सरकार पात्र व्यक्ति को हर महीने 5 किलो अनाज उपलब्ध करवाती है और पीडीएस के मार्फत देश में लगभग 5 लाख राशन की दुकानें हैं, जिनके मार्फत देश की 81 करोड़ जनसंख्या को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध करवाई जाती है। कल भी हमने चर्चा करी थी कि ये दुनिया की शायद सबसे बड़ी एक ऐसी योजना है जिससे सबसे अधिक संख्या में लोगों को फ़ायदा पहुंचाया जाता है। देश की 2/3 आबादी यानी लगभग ये कहा जाए कि 80 करोड़ से भी अधिक लोगों को इसका फ़ायदा दिया जाता है। लेकिन अब इस पर सरकार को पुनर्विचार करना होगा कि क्या सब्सिडी में कटौती करके वह इन वर्गों को फ़ायदा पहुंचा पाती है कि नहीं पहुंचा पाती है, ये एक बड़ा प्रश्न है। निष्कर्ष के तौर पे कहा जा सकता है कि किसी भी देश में सब्सिडी की मदद से सरकार अपने देश के लोगों की मदद करने की कोशिश तो करती है। ये सब्सिडी चाहे उद्योगों को हो, चाहे किसानों को हो या फिर गरीब वर्गों को दिया जाए, कहीं न कहीं इसका फ़ायदा उन वर्गों को तो मिलता ही मिलता है
सरकार को भी इसका फ़ायदा मिलता है। अगर सरकार उद्योगों के लिए सब्सिडी देती है तो उससे देश में नौकरियां, रोजगार के अवसर सृजित होते हैं, उससे बड़े पैमाने पर युवाओं को रोजगार मिलता है और उससे देश के विकास में उनकी भूमिका बढ़ती है। साथ ही किसानों को जब सब्सिडी देती है तो उससे किसान उत्साहित होकर के और अधिक अनाज उत्पन्न करने का प्रयास करता है, जिससे देश में बड़े पैमाने पर खाद्यान्नों का उत्पादन होता है और इससे कहीं न कहीं सरकार को इसका फ़ायदा मिलता है। इसके साथ साथ सरकार जो आयात करती है उन आयातों पर रोक लगती है और उससे बड़े पैमाने पर विदेशी मुद्रा बचाने में भी मदद मिलती है। कहने का तात्पर्य यह है कि सब्सिडी सरकार द्वारा दी जाने वाली जो सहायता है उस सहायता का नाम है और वह सहायता किसी न किसी रूप में देश की अर्थव्यवस्था में एक सकारात्मक योगदान देती है। आवश्यकता है उसके ठीक मॉनिटरिंग की, उसके पर्यवेक्षण की और सरकार उसके अच्छे से मॉनिटरिंग करे, उसमें जो कमियां आ गई हैं उन कमियों को दूर करे तो निश्चित रूप से सब्सिडी और अधिक देश के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। इसलिए निष्कर्ष के तौर पर कहा जा सकता है कि खाद्य सब्सिडी है वो उन लोगों तक पहुंचनी चाहिए, जरिया चाहे पीडीएस हो चाहे डीबीटी हो। अदरवाइज़ देश में बड़े पैमाने पर पहले ही गरीबी व्याप्त है, पहले ही भुखमरी व्याप्त है और अधिक यदि हालात ख़राब होते हैं तो उससे देश के आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक सभी क्षेत्रों में देश को नुकसान होगा। इसलिए इस पर सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए कि क्या ये सब्सिडी बंद की जाए या सब्सिडी का कोई और तरीका ईजाद किया जाए ताकि जो टारगेटेड ग्रुप हैं, लक्षित समूह हैं, लक्षित वर्ग हैं, उन तक आसानी से पहुंचा जा सके। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।